whenever you want. तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया. तो चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, तो सिंपली पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सराउंडिंग. ओके, तो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे एक वैल्यूज होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है. तो वो वैल्यूज हमें पता करनी होती है. मतलब क्या, किसी एक चार्ज के फील्ड में सपोज कि अगर मुझे इसे पढ़ाना हुआ व्हाइट बोर्ड, तो सपोज क्या होगा कि सपोज ये कोई एक चार्ज क्यू है, राइट. तो ये चार्ज क्यू होगा तो उसके सराउंडिंग उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह पे. ओके, आसपास उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना आपका, इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड ई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन तो पता है आपको, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है. ओके, तो ये सिंपल इक्वेशन है, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये सिंपल इक्वेशन है आपका. ओके, डन. दैट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको रिलेशन है डिस्टेंस के साथ. दैट मीन्स आर, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है. दैट मीन्स जैसे आपका डिस्टेंस आगे बढ़ता है जैसे, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती जाती है. इट्स वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड इट डिक्रीजेस, इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस. दैट्स व्हाई इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है. तो इसका इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर इस फील्ड में मैं दूसरा कोई चार्ज लेके आऊं, ओके, समवॉट पॉइंट चार्ज को लेके आऊं, तो ये जो फील्ड है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल नॉट अलाउ दैट चार्ज टू कम हियर. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता. ओके, तो उसको लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. वो अपने आप से नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आने की ट्राई करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. इट विल अपोज टू न्यू चार्ज टू कम. ओके, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सही से होने के लिए हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा. और वो जो वर्क होता है वो हर पॉइंट पे, अगर इस चार्ज को हम यहाँ तक लेके आए, तो इस पॉइंट पे अगर ये चार्ज स्टेबल हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, वर्क हो जाए. वर्क जो भी हमने वर्क किया होगा वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा. और जब तक हम लोग बाहर से वर्क कर रहे हैं तब तक ये चार्ज यहाँ पे रहेगा. और जैसे हम उसको रिलीज करेंगे, दैट मीन्स वी वी विल कैंसल और वर्क डन. हम अपना वर्क डन निकाल लेंगे तो वो चार्ज वापस कहाँ चला जाएगा, जहां से आया था वहां पे चला जाएगा. ये बेसिक कंसेप्ट है. तो हर पॉइंट पे एक वैल्यू होती है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक पॉइंट पे वैल्यू होती है कि उस वैल्यू को उसका पोटेंशियल कहा जाता है. क्या कहा जाता है, पोटेंशियल. और उसको V से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या उसी को वोल्टेज भी कहा जाता है. एक्चुअली वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ओके, so we are going to study all these concepts in this chapter. What is potential difference, what is electric potential, what is potential energy, okay, how it works, then what is potential energy of dipole. Okay, then after that, what is the relation between electric field and voltage, or electric field and potential energy. Okay, then what is capacitor, how it works, how it stores the capacity, how it stores the charge. All these things are going to discuss in this chapter. Okay, so this is very you can say very easy chapter and very understanding chapter. Okay, it has so many concepts of electricity. Okay, this chapter actually depends on the previous chapter which we have already studied in 11th standard, gravitational force. Okay, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था ना, उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है थोड़ा. बट डिफरेंस ये था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, तो उसमें मेन पैरामीटर होता है मास. इसमें जो मेन पैरामीटर होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा. ओके, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सारी क्वांटिटीज होती है. वैसे ही मास होगा तो मास के कारण ग्रेविटेशनल, दो मासेस होंगे तो उनके कारण उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, वो सारी चीजें. दिस टू थिंग्स आर सिमिलर विद ईच अदर.
the parameters are different, but somehow their equations are similar. Okay. So we have already discussed Coulomb force between two charges like gravitational force is also conservative force. Okay, जैसे Coulomb force होता है वैसे ही gravitational force भी क्या होता है, conservative force होता है. Okay, यहाँ पे देखिए Coulomb force between two charges like gravitational force, okay, is also a conservative force. Conservative force that means क्या है कि अगर इसमें कोई हम लोग वर्क डन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में, तो वो जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, ना कि हमने किस पाथ से वहां तक पहुंचे हम लोग. ओके, सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम what is the name of your area, from Parvatgam to Surat station. So I have lots of ways to go from Parvatgam to Surat station. So my main aim is what, where I have started. So I have started from Parvatgam and I reached to I reached to Surat station. Okay, that is the only thing that matters. And such kind of field is called conservative force or conservative field. Okay, but the field which depends on the way which way you have taken to go from destination to from start to destination. Okay, that matters is not called non-conservative field. Okay, and the electric field is a conservative field. Likewise, gravitational field. Okay, this is not surprising since both have proportional constant like masses in a gravitational law are replaced with the charges in Coulomb's law. Okay, दोनों में proportionality constant होता है. Gravitational law में proportionality constant होता है g, जिसे हम लोग gravitational constant कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 होती है. और सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसमें जो कांस्टेंट होता है वो k होता है, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, व्हिच इज गिवन बाय 1/4 and if the medium is present then 1/4 epsilon r is also one extra term come which shows the permittivity of medium. Okay, relative permittivity of medium. Okay, that one more thing that covers into it. Okay, thus like potential energy of mass in gravitational field, we can define electrostatic potential energy of charge in electrostatic field. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी थी, वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी थी. ओके, तो ये सब जो चीजें ये सिर्फ ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है. ओके, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ. तो हम लोग जो मेन टॉपिक है वहां पे चलते हैं. सपोज यहाँ से कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E due to some charge configuration. Okay, can you able to hear me ना? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? यस सर. हाँ, अगर कोई डाउट हो और इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, और अगर मैं स्पीड अप भी हो जाए तो बोल देना. सर आप थोड़ा फास्ट बढ़ा रहे तो आई कैन रिड्यूस माय स्पीड. आई विल रिड्यूस. So consider electrostatic field E due to some charge configuration. First for simplicity, consider electric field E due to the charge Q placed at the origin. Suppose कि हम लोग क्या लेते हैं, कोई एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे. सपोज कि हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है. सपोज ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे चार्ज Q है. ओके, ये चार्ज Q के कारण उसका सराउंडिंग पूरा क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये वाला. ओके, जिसे हम लोग क्या ना we are going to denote it by E. Okay, so now consider the E field due to the charge Q placed at the origin. Origin पे charge Q है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये पूरा एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड है. ओके, so don't consider that line only. Okay, this complete area will have their electrical field. It is like a spherical in the shape of spherical. Okay, now imagine that we bring a test charge Q from a point R to a P against the repulsive force is on it due to the charge. Okay, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जो फील्ड है इसमें दो पॉइंट्स है. एक पॉइंट है R and the second point is P. And now what we are going to do here is we are going to do we will bring this test charge. First of all, the test charge will be over here at R point, and now we are going to bring that test charge from R to P. हम उसे R से P तक लेके जाने वाले, opposite to electrical force. Okay, right?
अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा, ऑब्वियसली ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, so as they are positive charge, there is a repulsive force between them. Okay, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, so that charge should have experience its repulsive force due to its stronger electric field. क्योंकि यहाँ पे ये जो क्यू चार्ज है, it's very very less than, it's even it's greater than zero, but it's very smaller. Okay, you can write like q tends to zero. That means it has very smaller value, that its own field won't affect the field of capital Q charge. Okay, that means क्या है कि ये जो small q charge इतना छोटा है ना, तो उसका खुद का जो field होगा electrical field, which will not affect the field of capital Q. Capital Q is more stronger than small q. So इसके field के कारण इसके field को कोई effect नहीं होने वाला. Okay, that's why we are choosing here testing charge. Okay, which has very smaller value. Okay, done. अब जब ये चार्ज, अब ये क्यू चार्ज है, भले ये बहुत छोटा चार्ज है, बट स्टिल इट इज चार्ज, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ कैपिटल क्यू, क्योंकि ये हायर चार्ज है तो यही इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा. ओके, तो ये क्यू को हम ऐसे के ऐसे यहाँ पे लेके नहीं आ सकते विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, तो हमें उसे फोर्सफुली यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, मतलब हमें जबरदस्ती उसको आर से पी तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा. ये कैपिटल क्यू है सपोज, और ये स्मॉल क्यू है, सॉरी ये स्मॉल क्यू है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, ये यहाँ पे इसको भेजने की कोशिश करेगा और ये उसको यहाँ पे भेजने की कोशिश, मतलब ये दोनों बाहर जाने की कोशिश करें, दे विल ट्राई टू गो एक्सटर्नल. ओके, तो इसको अगर हमें यहाँ पे लेके जाना है, इसके साइड लेके जाना है, तो इट विल नॉट गो ऑटोमेटिकली, वी हैव टू bring it forcefully from R to P. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमें बाहर से फोर्स लगाना है, दैट मीन्स हमें फोर्सफुली R से P तक लेके जाना है, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, वो अपने आप तो होगा नहीं. अगर साइकिल अपने आप नहीं चलती, उसे चलानी पड़ती है, तो वी आर गोइंग टू पैडलिंग इट. ओके, तो बाइक है, बाइक भी अपने आप नहीं चलती, तो उसको चलानी पड़ती है यूजिंग इंजन. ओके, एंड फॉर इंजन वी आर यूजिंग फ्यूल इनटू इट. ऐसा नहीं कि इंजन लगा दिया मतलब चलने लगते हैं, तो हमें उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, वो फ्यूल कंज्यूम होता है और उसकी वजह से वर्क डन होता है, जिसकी वजह से बाइक ग्रो होती है या बाइक चलती है. साइकिल है तो साइकिल में हम लोग साइकिल चला रहे हैं, तो वी कैन से वी आर इन इंजन फॉर साइकिल, बट हम ऐसे ही नहीं चलते, हम भी खाना खाते हैं. ओके, दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, मतलब हमने एक एनर्जी कंज्यूम की, उस एनर्जी को हम पैडलिंग में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. सो डू वर्क ऑन साइकिल, तो साइकिल पे वर्क करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, तो वो एनर्जी उसमें इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेव हो जाती है, दैट मीन्स फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, दिस इज द सिंपली कन्वर्जन. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे ये क्यू फोर्स को हम लोग अगर फोर्सफुल हम आर से पी तक लेके जा रहे हैं, तो वी हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, और जो भी हम वर्क करेंगे मतलब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड उसको प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब बाहर से कोई एनर्जी उसको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो तभी उस पर वर्क होगा. अब अगर कोई एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, वर्क डन होगा. ओके, और वर्क डन होगा तो वो जो भी वर्क हमने बाहर से किया है, वो उसमें इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा. ओके, तो वो क्यू किसी भी पॉइंट पे होगा. ओके, तो उस पॉइंट पे उसके साथ एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी उस पॉइंट के रिलेटेड. ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू, अब देखो यहाँ पे दिया गया है, तो ये कैपिटल क्यू फोर्स है. अब ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला फिगर. ओके, इन दिस फिगर, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं किया, लेकिन ये पी पॉइंट, ये पी और आर दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही है. ओके, so keep this in your mind from the figure. This will happen if q and small q are both positive or both negative. और ऐसा कब होगा, जब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो दोनों नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. अदरवाइज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास चले जाएंगे, तो उस पर हमें वर्क डन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
If your charges are, if you have like charges, then the force between them is a repulsive force. But if you have unlike charges, then the force between them are attractive force. That's why. Now we are considering that both the charges are positive charges. तो उसमें क्या होगा? For the dimension, for the definiteness, let us take q and small q greater than 0. Two remarks may be made here. First, we assume that the test charge q is so small that it does not disturb the original configuration. तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये जो q चार्ज है वो इतना छोटा है कि it does not affect the original configuration. मतलब ये कैपिटल Q को वो इतना बड़ा फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता कि कैपिटल Q अपनी जगह से हिल जाए. Okay, that means it will not disturb the configuration. Namely, the capital Q charge at the origin. Okay, or else we keep Q fixed at the origin by some unspecified force. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कैपिटल Q को क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली वहां पे किसी चीज से या अनस्पेसिफाइड चीज से हमें उसको फिक्स करके रखना पड़ेगा. But actually we have taken this charge is very smaller, so it won't affect the field of capital Q. Okay. Now second, in bringing the charge Q from the R to P, we apply an external field force F external, just enough to counter the repulsive force Fe. Okay. तो हम क्या करेंगे? तो कैपिटल ये जो स्मॉल क्यू है उसको आर से पी तक लेके जाने के लिए, ओके, उसको हम लोग आर से पी तक लेके जाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या होगी? जो इंटरनल फोर्स है ना कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच में, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, तो उसके एग्जैक्टली बराबर होगी किसी भी पॉइंट पे, whether it is here, whether it is here or here or here, every point the F external and F internal will be always same. Okay, but the thing is what, the direction will be different. F external अगर F external internal direction में जा रहा है तो FE ये external direction में जाएगा. That means you can see in the figure that F external is going towards Q and FE is going towards small q. Okay, that means they are equal but in opposite direction. This means that there is no net force on or acceleration of the charge q when it is brought to from R to P. That means क्या है कि किसी भी पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली. That means Fe will always be equals to F external. Okay, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं. I'm not talking about their direction. So I'm only taking its value. So Fe is equal to F external. That means क्या होगा? At every point ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. That means नेट फोर्स क्या होगा? जीरो. मतलब जितना फोर्स आप P से R के डायरेक्शन में लगा रहे हो उतना ही फोर्स R से P के डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. नेट फोर्स विल बी जीरो. ओके, अब नेट फोर्स ही नहीं है. ओके, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम R to P देयर इज नो नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स ही नहीं है. तो जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसको एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स होता है तब. नेट फोर्स होता है तब. एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है इक्वेशन. you have already studied this equation in 11th standard. F is equal to ma होता है, but a कब होता है? जब F होता है. When you are applying external force and it is greater than internal force, then only you will have an acceleration. But अगर F is zero है तो acceleration भी क्या होता है? Zero. और acceleration zero है, that means क्या होता है? The charge will move from R to P at constant motion. मतलब वो R से P तक जाने के लिए कोई मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी. ओके, फ्रॉम R to P इट विल लीड विद द कांस्टेंट स्पीड. उसकी स्पीड कभी भी चेंज होने वाली नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है? a is equal to dv by dt. Okay, you can see this a is equal to dv by dt होता है, या you can write this delta v by delta t. That means change in velocity with respect to time. But with respect to time, change in velocity is called acceleration. But अगर आपकी velocity में कोई change ही नहीं है, then only acceleration is zero. When this term will be zero, when your v is constant,
then only your answer will be 0. अगर आपको डेरिवेशन के रूल्स पता होंगे, otherwise you know acceleration कब होता है? What is acceleration? Acceleration is what? Change in velocity with respect to time. Okay, but acceleration 0, that means there is no change in velocity, then only your acceleration is 0. हम अगर कोई बाइक ड्रॉ कर रहे हैं तो हम अगर एक्सेलरेटर कांस्टेंट रखते हैं, ओके, दैट मीन्स क्या होता है कि हम अगर एक्सेलरेटर को बढ़ाते तो हमारी स्पीड बढ़ती और घटाते तो घटती है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही रखे तो तब आपकी स्पीडोमीटर में आप चेक करोगे तो आपका स्पीडोमीटर एक ही पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग द व्हीकल. दैट मीन्स एट दैट पॉइंट योर एक्सेलरेशन इज 0, देन योर स्पीड वोंट चेंज, इट विल बी कांस्टेंट. अंडरस्टैंड? ओके, एनी डाउट्स अभी तक में? यहां तक समझ में आया? Okay, dear participants, Yes, do you sir. have any doubt yet? अभी तक की चीज समझ में आई ना? अगर कुछ फास्ट होता हो तो भी मुझे बोल देना. If it seems faster to you, then please tell me. Okay, यहाँ तक समझ में आया? This means that there is no net force. Okay, this line is very important. Okay, please understand this concept. This is very important concept for this chapter. If you understand this concept, you can understand complete chapter. You can easily understand complete chapter. Okay, why I'm saying this? Why I'm emphasizing this topic that much? Okay, this means there is no net force on or acceleration of the charge when it is brought from R to P. That means when you are bringing charge from R to P, there is no net force. That means there is no acceleration. That means it is simply going. When it is traveling from R to P, it will travel with the constant velocity. That means अगर उसकी velocity 2 है तो वो continue R से P तक continue जब भी आएगी, you will increase force. आपको R से P तक लाने के लिए हर बार फोर्स इंक्रीज करते जाना पड़ेगा, लेकिन जितना आप फोर्स यहाँ से इंक्रीज करोगे वो ऑटोमेटिकली दूसरा फोर्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ओके, अगर बफरिंग हो रहा है ना तो स्टिल एक काम करना, आप कंटिन्यू रखना. दैट मीन्स ओके, मैं ये जो वीडियो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा ना, इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कंप्लीट कंसेप्ट. ओके, then it is brought with the infinitesimally slow constant speed. ओके, और वो वहां तक आने के लिए स्लो, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाएगा. इसका रीजन क्या है कि हर बार आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इक्वेशन पढ़ा है फोर्स का, तो फोर्स के इक्वेशन में भी क्या होता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये होता है, फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दैट मींस आप जैसे जैसे आर से पी तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका जो ये एफ फोर्स है ना वो बढ़ता जाएगा. इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्योंकि डिस्टेंस आपका कम हो रहा है, आर आपका डिक्रीज हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, तो ये एफ ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो इसकी वजह से आपको जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एफ को बैलेंस करना है. यू वांट टू बैलेंस दिस एफ, दैट्स व्हाई यू हैव टू. ये देखो, इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते. ओके, ये सिस्टम का फोर्स है. ओके, दिस एफ इज फोर्स ऑफ सिस्टम, मतलब क्यू और कैपिटल क्यू और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंसी वाला ये फोर्स है. जो आप आर से पी तक कंटिन्यूसली क्यू को लाओगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा. तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारे हाथ में है, इट डिपेंड्स ऑन अस. तो जैसे जैसे हम क्यू से आर से पी तक जाते रहेंगे वैसे वैसे हमें एक्सटर्नल फोर्स क्या करना पड़ेगा? बढ़ाते रहना. कब तक? लेकिन जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होते तब तक. ऐसा नहीं कि आप एक्सटर्नल ज्यादा करो, आप ज्यादा करोगे तो जो चीज यहाँ रुकनी तो वो यहाँ रुकेगी. ओके, ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, लेकिन वो हर पॉइंट पे क्या होगी? स्टेबल होती जाएगी, रुकती जाएगी. ओके, और उसका स्पीड बहुत स्लो होगा. ओके, now what is given next? So in this situation, work done by the external force is negative of the work done by the
electric force and gets fully stored in form of potential energy of Q. That means क्या होगा, आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से यहाँ अप्लाई कर रहे हो और ये जो सिस्टम का फोर्स है वो यहाँ से यहाँ है, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन क्या होगा, दोनों वर्क डन क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जहां पे आप रुक जाओगे वहां पे वो क्या हो जाएंगे, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, वर्क डन डब्ल्यू ई मतलब क्या है, वर्क डन बाय इंटरनल फील्ड, दैट मीन्स वर्क डन बाय सिस्टम, यू कैन से दैट W is equal to work done by external field। लेकिन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके इंटरनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसके कारण एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दोनों वर्क डन एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम वर्क डन होगा लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ तक हम लोग आ गए कि work done by external force is negative of the work done by electrical force। okay, so अब इसमें क्या होगा, it will be stored in the form of potential energy of the charge q। तो ये स्मॉल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आप जिस भी पॉइंट पे रुक जाओगे, दैट मींस यू आर ऑन p point, then the work will be stored in form of potential energy at point p and the potential energy of charge q। okay, if external force is removed on reaching p, the force electrical force will take the charge away from q and the stored energy at p is used to provide kinetic energy to charge in such a way that the sum of kinetic and total energy is conserved। अब क्या होगा कि जैसे आप q पे आ गए, सपोज आप p पे आप q को लेके आ गए, तो एक्सटर्नल फोर्स है और इंटरनल फोर्स है, दोनों एक साथ लग रहे, इसलिए ये q p पॉइंट पे क्या स्टेबल है। ओके, बट जैसे ही आप what you are going to do, जैसे आप ये एक्सटर्नल फोर्स आपने हटा दिया, सॉरी ये क्यू भी क्लियर हो गया, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया वैसे ही क्या होगा, तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक साइड, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे थे लेकिन एक साइड का फोर्स आपने हटा दिया, तो ये इस साइड का जो वर्क है वो क्या करेगा, तो जितना भी वर्क हमने चार्ज क्यू को पी से आर से पी तक लाने के लिए यूज किया था, उतना सारा वर्क उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा जैसे हम फोर्स निकाल देंगे। और ये क्यू क्या होगा, कैपिटल क्यू से अवे की डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो भी उसमें वर्क डन था इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो सारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, और वो दूर जाएगा इससे। डन। तो हम अब लिखते हैं कि, और ऐसे होगा वो कि जिसकी वजह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या हो, बैलेंस बना रहे, मतलब कंजर्व्ड ही रहे वो फील्ड ना चेंज हो जाए, नॉन कंजर्वेटिव नहीं हो जाए। कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ये 11th में आ चुका है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल्स ऑफ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नाउ 10, तो हम लोग वर्क डन क्या होता है वो लिखते हैं। तो हमको पता है एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन दोनों सेम है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी, तो चार्ज क्यू को आर से पी तक लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो हमने 11th में पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन होता है। ओके, और यहाँ पे होता है एफ इंटू डी एक्स, ऐसा एक फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था, इनिशियल पॉइंट अपॉन फाइनल पॉइंट इनटू एफ इंटू डीएक्स। तो एफ क्या होता है, फोर्स होता है, और डीएक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर डीएक्स होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए वेक्टर में आएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे आर है, एंड पॉइंट क्या है, पी है। ओके, तो फोर्स कितना है, तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल इनटू, हम लोग सपोज कि स्मॉलर
छोटा सा हम लोग वहां से लेके आ रहे हैं, वी आर displacing it in a smaller amount, so we will write here dr, in place of x we will write here dr. Okay, but हमें पता है कि external force is equal to क्या है, माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ सिस्टम Fe. तो हम लोग उसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो F एक्सटर्नल की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस F इंटरनल हो जाएगा, F इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा, इंटरनल नहीं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स. Okay, thus the work done is against the electrostatic repulsive force and is gets stored as a potential energy. तो जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फोर्स. यहाँ पे माइनस साइन है, दैट मीन्स ये जो वर्क डन है ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ. आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स था वो कहाँ से कहा जा रहा है, हमने फिगर में देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, और ये जो वर्क डन है वो इस डायरेक्शन में. तो वी आर गोइंग टू डू वर्क डन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स. ओके, and it is stored in the form of potential energy at the point where q stops. q जिस पॉइंट पे स्टॉप होगा उस पॉइंट पे जो भी वर्क डन होगा वो पूरा का पूरा किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टैंड, एनी डाउट्स? तो उसमें क्या होता है कि सपोज कि अब इसमें एक रफ फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, और एक रफ फिगर. तो इसमें क्या होता है कि ये कैपिटल क्यू है आपका ओरिजिन पे. ओके, ये सिस्टम है, आप किसी चार्ज को आर से पी तक लेके आ रहे हैं. तो जब आप चार्ज को आर से पी तक लेके आ रहे हो, ओके, तो आप लोग क्या कर रहे हो, पोटेंशियल मतलब वर्क डन कर रहे हो. तो ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी. तो जब आप आर पॉइंट पे थे तो आर पॉइंट की भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हर पॉइंट की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. जैसे आर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं हम यू आर, और पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं हम लोग यूपी. तो जो भी वर्क डन होगा वो डिफरेंस बिटवीन दिस टू पोटेंशियल एनर्जी होगा. इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही आपको काम करना पड़ेगा. ओके, उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा. दैट मींस वी कैन राइट हियर delta u. Delta u is what, difference between two potential energies of 2 points. So delta u is equal to क्या होगा, last point up minus ur. तो ये किसके बराबर होगा, तो वर्क डन from bringing charge q from r to p. ओके, इसके बराबर होगा. जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट्स. अंडरस्टैंड, एनी डाउट्स? ओके, यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आर पी. ओके, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ 2 पॉइंट्स. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो आज के लिए आप इतना पढ़ो, इसको अच्छे से करके आना, और नेक्स्ट 2-3 पेजेस है ना उसको पढ़ लेना. ये जो चीजें दी है ना ये थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर आपका जो टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी वाला यहाँ तक चालू हो जाएगा कि पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टॉपिक. ओके, तो आज के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो कल के टॉपिक समझ में आएंगे, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड. ओके, मैं कंटिन्यू करवा सकता हूँ लेकिन फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये सब भूल जाओगे आप, some things will going to bounce to you. तो ऐसा कुछ हो सकता है, that's why we will stop here today. Okay, यहाँ तक we will discuss all these things tomorrow. इसके बेसिस पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है, वो सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे. ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब पेज एंड आई विल शेयर द लिंक फॉर इट. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना है लाइक कर लेना. तो कंटिन्यूस जैसे भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको दिख जाएंगे. उसमें दोनों टाइप के वीडियोस, आपको मराठी में भी वीडियोस मिल जाएंगे और ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा आपको.
ओके